जी बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर। ओके। जी, कल हम बात कर रहे थे कि माइटोसिस और मियोसिस में एक डिफरेंस ये है कि माइटोसिस से पैदा होने वाले दोनों सेल जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जबकि इन केस ऑफ मियोसिस मियोसिस जनरेट करती है वेरिएंट्स। ये वेरिएंट्स कैसे पैदा होते हैं, कल हमने कुछ बात की थी। दोबारा आज हम इसे कंप्लीट करते हैं कि मियोसिस दरअसल ये वेरिएशन जनरेट करती है दो तरीकों से। एक है रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम, जिसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम भी कहा जाता है, जबकि दूसरा है क्रॉसिंग ओवर। और यहाँ पे इन दो तरीकों का मतलब ये नहीं है कि या ये होगा या ये होगा, ये दोनों एट ए टाइम मौजूद होते हैं उस केस में जहाँ पे क्रोमोसोम पेयर्स की तादाद कम से कम दो हो। अगर क्रोमोसोम पेयर्स की तादाद दो की बजाय फकत एक पेयर हो, जैसा कि इन केस ऑफ गालिबन फंजाई की एक टाइप में हमें नज़र आता है कि सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, मसलन पेनिसिलिन में गालिबन, तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी, रीशफलिंग नहीं हो पाएगी। तो बहरहाल जिनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद दो से ज़्यादा यानी एक पेयर से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर रीशफलिंग भी होती है, क्रॉसिंग ओवर भी होती है। वरना तमाम केसेस में कम से कम क्रॉसिंग ओवर ज़रूर देखने में आती है। यानी दोनों में से कोई एक भी अगर इवन हो जाए तो नतीजा उसका वेरिएशन हुआ करता है। अब पहले नंबर पे रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोमल रीशफलिंग क्या है। क्रोमोसोमल रीशफलिंग को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे से बैक व्यू करेंगे ताकि बात को समझ लें। हम पहले बात कर चुके हैं कि फर्स्ट सेल ऑफ ए एनिमल बॉडी कैसे बनता है, बाय द यूनियन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स, जिन्हें गैमेटिक सेल्स कहते हैं। और इन गैमेटिक सेल्स के जरिए से दरअसल कंट्रीब्यूशन होती है दोनों पेरेंट्स की हेरिडिटरी मटेरियल की। न्यू इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप क्या होगा, ये दोनों पेरेंट्स मिलकर डिटरमिन करते हैं। इस तरह से कि दोनों पेरेंट्स से हमें नज़र आता है कि क्रोमोसोम्स, जिनको व्हीकल्स ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है, ये क्रोमोसोम्स का एक सेट यानी 1n एक पेरेंट से और 1n दूसरे पेरेंट से कंट्रीब्यूट हुआ। नतीजतन डिप्लॉइड जाइगोट वजूद में आया। इस डिप्लॉइड जाइगोट में क्रोमोसोम्स, जिसको हम मिसाल के तौर पर यहाँ देख रहे हैं, इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद है 4। इन 4 क्रोमोसोम में से दो पैटर्नल हैं जो क्रोमोस कह लें स्पर्म के जरिए से पहुंचे। दो मैटरनल हैं जो एग में मौजूद थे। ये 4 क्रोमोसोम यहाँ पे मौजूद हैं इस जाइगोटिक सेल के अंदर। इन 4 क्रोमोसोम्स को पहचान रखने के लिए एक तो हमने इनको रेड और ब्लू कलर दे दिया। दूसरा, इनको हम नाम भी दे सकते हैं ताकि बात कर सकें, पहचान सकें कि किसकी बात हो रही है। तो मैटरनल क्रोमोसोम जो कि ब्लू कलर के हैं, उनमें से पहला जो लार्जर है, क्योंकि लार्जर को पहला नंबर दिया जाता है और स्मॉलर को उसके बाद, तो इसको हमने कहा ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। मदर की तरफ से है तो इट इज मैटरनल 1m1। इसी मदर की तरफ से आने वाला दूसरा क्रोमोसोम जो साइज में छोटा है उसको क्रोमोसोम नंबर 2 कहा, और ये मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 2। इसी तरह स्पर्म के जरिए आने वाले ये रेड क्रोमोसोम पैटर्नल P1 और पैटर्नल P2, ये दोनों रेड। तो P1 और P2, M1 और M2
P1 और M1 दोनों क्योंकि एक जैसे हैं मॉर्फोलॉजिकली, दोनों का नंबर सेम है, तो ये है होमोलोगस पेयर नंबर 1। और M2 और P2 ये है होमोलोगस पेयर नंबर 2। तो देयर आर टू होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट सेल, जहां से हम बात शुरू कर रहे हैं। और हर पेयर के अंदर एक मैटरनल होमोलोग है, एक पैटर्नल होमोलोग मौजूद है। तो अब ये नाम जरा जहन में रहे कि हम P1 किसे कह रहे हैं, M1 किसको कह रहे हैं, और M2 और P2 किसको कहा जा रहा है। अब इन क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को हम फॉलो करें तो इन केस ऑफ रीशफलिंग, मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम्स पेयर की शक्ल में बिहेव करते हैं मेटाफेज प्लेट के ऊपर, यानी सिंगल सिंगल अरेंज नहीं होंगे लाइक माइटोसिस, बल्कि ये अरेंज होंगे एज ए पेयर। अब ये पेयर के तौर पर अरेंज होने में दो ऑप्शंस हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर किसी सिक्के को, कॉइन को हम टॉस के लिए उछालें तो हेड आएगा या फिर टेल, कितने इम्कानात होते हैं। जी बेटा, मेरा ज़रा क्वेश्चन अगर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जवाब चाहिए। एक सिक्के को टॉस करने पर उसका हेड आएगा या टेल, क्या इम्कानात हैं हेड आने के या टेल के। 50-50%। 50-50। ये 50-50, जब किसी चीज़ के होने का इम्कानात 50-50 हो तो उसको कहा यह जाता है कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इम्कानात बराबर हैं, इसको रैंडम भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम का पेयर नंबर 1 और क्रोमोसोम का पेयर नंबर 2, ये किस तरह अरेंज होंगे, इनके इम्कानात भी 50-50 हैं। क्या 50-50? यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट पेयर, इसको अगर हम थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लें, पेयर नंबर 1 कैसे अरेंज हुआ। पेयर नंबर 1 में ये रेड जिसको हमने कहा था P1, P1 अरेंज हुआ है ऑन द राइट साइड और M1 है ऑन द लेफ्ट। ठीक है, ये है अरेंजमेंट क्रोमोसोम पेयर नंबर 1 का। इसके मुकाबले में जो पेयर नंबर 2 है, P2 और M2 पर मुश्तमिल होमोलोगस पेयर नंबर 2, इसका अरेंजमेंट इस मेटाफेस प्लेट के ऊपर देखें तो वैसा ही है जैसा कि ऊपर वाले का है, यानी वहां पे पैटर्नल होमोलोग जो फादर से आया था, यानी रेड, वो दाएं तरफ है तो इसका भी रेड दाएं तरफ है। और दूसरी तरफ दोनों मैटरनल होमोलोग एक ही साइड पर आ गए। ठीक है, ये ऐसा ही है जैसे आपने कह लें कि एक साथ अगर दो सिक्के उछाले हैं और दोनों के दोनों के अंदर हेड आ गया, दोनों में हेड आ गया। अब दोनों के हेड आना ऐसा बहुत कम होता है। जी ठीक कह रहा हूं, एक सिक्के को उछाला, हेड आएगा टेल आएगा 50-50। एक दूसरे सिक्के को उछालें, उसमें हेड और टेल आने के इम्कानात 50-50। लेकिन अगर हम ये कहें कि दोनों सिक्के हमने उछाले हैं एक ही वक्त में, दोनों का हेड आए, इसके इम्कानात कितने होंगे। जी बेटा, एट ए टाइम दो सिक्के उछाले जा रहे हैं, दोनों का हेड ही आए, इसके इम्कानात कितने होंगे। क्या अब भी 50-50 होगा। बहुत कम हो। बहुत कम, क्योंकि ज्यादा चांसेस यही होंगे कि एक का हेड आया तो दूसरे की टेल, पहले का टेल आया तो दूसरे का हेड, ज्यादा चांसेस ये है। बात समझ गए। तो दो इवेंट्स का एक साथ होना एक ही जैसा, उनके इम्कानात और कम हो जाते हैं।
सेम इज ट्रू हेयर। अलबत्ता हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं कि इम्कान जरूर है। तो इम्कान जरूर है कि यहाँ पे दोनों रेड एक तरफ हों, दोनों ब्लू एक तरफ हों। अगर ऐसा होता है जिसके इम्कानात कम हैं, तो फिर क्या होगा? उसके नतीजे में ये दोनों रेड एक डॉटर सेल को और दोनों ब्लू दूसरे डॉटर सेल को मिलेंगे। यानी ये हुआ कि अब पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम सारे के सारे अलग अलग हो गए। और फिर सेकंड मेयोटिक डिवीजन के अंदर तकसीम कैसे होती है कि ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो है, इसका एक क्रोमेटिड ये आया, यानी P1 की एक कॉपी इसमें और P1 की दूसरी कॉपी इस सेल को मिली। तो दोनों में P1 भी है। जो P2 है, यानी क्रोमोसोम नंबर 2 फादर से, इसकी भी एक कॉपी इधर गई और दूसरी कॉपी तकसीम होकर इस सेल को चली गई। तो यहाँ पे जो दो डॉटर सेल बनेंगे, इन दोनों डॉटर सेल के पास वही कॉम्बिनेशन है, P1 और P2 का, जो कहाँ था? ये ध्यान में रहे कि मियोसिस इन्वॉल्व होती है स्पोर या गैमीट बनाने के लिए। तो अब इस इंडिविजुअल में अगर ऐसा होता है, तो इस गैमीट के अंदर क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन P1 और P2 दरअसल वही कॉम्बिनेशन होगा जो यहाँ पे पेरेंट से आया था। यानी स्पर्म के अंदर क्या कॉम्बिनेशन था? P1 और P2 का। बात फॉलो कर रहे हैं बेटा? इंडिविजुअल को जो गैमीट्स कह लें कि जिनके जरिए वो बना था, अब दोबारा गैमीट बने, तो कॉम्बिनेशन हम कंपेयर करेंगे उन्हीं से ओरिजिनल जो पहले गैमीट थे। तो उन गैमीट से हम इसको नाम देते हैं कि ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो एक्चुअली इस इंडिविजुअल को मिला था अपने पेरेंट से। ठीक है। और दूसरी तरफ देखें तो ये है M2 और M1। इसमें M1 भी है, M2 भी है। ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये तकसीम हुआ, ऐसे ही ये सेल तकसीम हुआ। तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है, ये भी पैटर्नल कॉम्बिनेशन है। ये पैटर्नल कॉम्बिनेशन वो है M1 और M2 का, जो मदर से, या कह लें कि एग के अंदर आया था, दोनों ब्लू क्रोमोसोम M1 एंड M2। तो अगर अगर ऐसा होता है कि दोनों के दोनों पैटर्नल क्रोमोसोम एक तरफ और दोनों मैटरनल क्रोमोसोम एक तरफ आ जाएं, जिसके होने का इम्कान कम है, तो फिर तो पैटर्नल कॉम्बिनेशन और मैटरनल कॉम्बिनेशन वही रहेंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि जेनेटिक कॉम्बिनेशन नया कोई नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा होने का इम्कान कम हो जाता है, क्योंकि दोनों के दोनों एक ही तरफ अरेंज हों पैटर्नल, और दोनों मैटरनल एक तरफ अरेंज हों, इसका होने का इम्कान बहुत कम है। होता क्या है इस तरह से कि एक पेयर अगर इस तरह अरेंज हुआ है, क्रोमोसोम पेयर नंबर 1, कि उसका रेड दाईं तरफ है और ब्लू बाईं तरफ है, तो दूसरा पेयर डिपेंड नहीं करता कि पहले पेयर में पैटर्नल और मैटरनल किस तरह से अलाइन हुए हैं। यानी इस पेयर का स्पिंडल पे अटैच होना दूसरे पेयर पर डिपेंडेंट नहीं है। और यही बात पहले पेयर के लिए है कि पहले पेयर का अरेंज होना दूसरे पेयर पे डिपेंडेंट नहीं होता। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब जब ये डिपेंड नहीं करता, तो ये ऐन मुमकिन है कि पहले के मुकाबले में दूसरा पेयर इस तरह हो कि पहले में तो रेड दाएं तरफ था, दूसरे का ब्लू दाएं तरफ हो। पहले का ब्लू रेड लेफ्ट साइड पे था, दूसरे का रेड लेफ्ट साइड पर हो। और इसके इम्कानात ज़्यादा हैं, जैसे कि अभी आपने
कॉइन की एग्जाम्पल से कहा। तो इम्कानात ज़्यादा हैं कि या तो वो ऐसे होगा, एक नहीं होगा तो दूसरा, डिफरेंस आएगा। और डिफरेंस आने का नतीजा क्या होगा? डिफरेंस आने के नतीजे में अब इसको अगर हम फॉलो करें तो क्या होगा? ये सेल जो यहाँ से बना, इसके अंदर P1 है तो M2 है, इसके अंदर M1 है तो P2 है। ठीक है, यानी क्रोमोसोम पेयर नंबर 1 और पेयर नंबर 2 की जो तकसीम हुई वो एक जैसी नहीं हुई। नतीजतन सेकंड मेयोटिक डिवीजन के अंदर जब तकसीम होगी तो अब इस सेल से जो P1 था, P1 की एक कॉपी इधर आई, P1 की दूसरी कॉपी इधर आई। जबकि जो क्रोमोसोम नंबर 2 है वो फादर से नहीं, मदर वाला है, इसकी कॉपी तकसीम होगी तो M2 और M2 की एक कॉपी इधर। अब ये तकसीम होने का नतीजा क्या है? अब इस सेल के अंदर जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो बना है P1 के साथ M2 है, यानी क्रोमोसोम नंबर 1 तो फादर का है और क्रोमोसोम नंबर 2 मदर से है। ये बेटा बात फॉलो कर रहे हैं? यस सर। और अगर लेफ्ट साइड पे देखें इस सेल के अंदर, तो इस सेल में भी इसी तरह कॉम्बिनेशन क्या बना है कि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 M का है यानी मदर का है, और जो क्रोमोसोम नंबर 2 आया है वो मदर से नहीं बल्कि फादर वाला है, रेड, ये P2। तो अब ये M1 P2 और P1 M2, दीज आर कॉम्बिनेशंस, बट दीज आर नॉट पैटर्नल कॉम्बिनेशन, ये न्यू कॉम्बिनेशन है। तो ये जो तकसीम है इसे कहते हैं रीशफलिंग। इस रीशफलिंग को यूं भी ले सकते हैं कि सपोज अगर हम क्या करें, यानी सपोज कि हम एक फिजिकल क्लास में हैं और फिजिकल क्लास में मैं आप स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि बेटा आप लोग ज़रा अपना पर्स खोलें और मुझे एक 10, एक 20 और एक 50, एक 100, ये चार नोट निकाल कर चार स्टूडेंट मुझे दें, सपोज। और आप ऐसा करते हैं कि चार स्टूडेंट से मैं ये चार चार नोट इकट्ठे करूं, और ये चार नोट इकट्ठे करने के बाद कितने हो गए? 16, 4 इंटू 4 16। इन 16 नोटों को मैं, जिस तरह ताश के पत्ते फेंटे जाते हैं, शफल किए जाते हैं, उनको शफल करूं, और शफल करने के बाद फिर कहूं कि बेटा ये अपनी अपनी रकम वापस ले लें। सभी को एक 10, एक 20, एक 50 और एक 100 का नोट वापस कर दूं। लेकिन अब क्या होगा? जब मैंने उनको शफल किया और वापस किए, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हर स्टूडेंट को वही नोट मिले जो उसने मुझे दिए थे? नो। नो सर। मुश्किल होगा ना। हो सकता है तीन वही नोट हो लेकिन चौथा डिफरेंट हो। बात समझ रहे हैं? इसे कहते हैं रीशफलिंग। यहाँ क्रोम सेल जो के अंदर क्रोमोसोम्स जो हैं, अब वो, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में 23 क्रोमोसोम एक तरफ से आए हैं, 23 क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से आए हैं। आपसे तो मैंने चार चार नोट की बात की ना, सपोज। तो चार की बजाय 23, जब 23 इधर से 23 इधर से होंगे और जब तकसीम होगी, तो ऐसा होने का इम्कान तकरीबन ना होने के बराबर है कि अब बनने वाले गैमीट्स में वही कॉम्बिनेशन बने जो पेरेंटल थे, यानी तमाम पैटर्नल एक तरफ हो जाएं और तमाम मैटरनल एक तरफ हो जाएं। ऐसा होने का इम्कान ना होने के बराबर होता है। ऑटोमेटिकली ये जो रीशफलिंग है, इस रीशफलिंग के नतीजे में न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं। जी, यहां तक बात समझ गए? ये एक दोनों पॉसिबल ऑप्शंस का रिजल्ट। तो अगर ऐसा होता है कि तमाम पैटर्नल और मैटरनल अलग अलग हो जाते हैं, जिसका इम्कान बहुत कम है, इन दो क्रोमोसोम के केस में फिर भी कुछ इम्कान है, लेकिन जब क्रोमोसोम की तादाद जितनी बढ़ती जाती है तो ऐसा होने का इम्कान
तकरीबन ना होने के बराबर होता है। तो पैटर्नल कॉम्बिनेशन सामने आते हैं। और रीशफलिंग दरअसल क्या है, यही कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लाजिम नहीं कि ऐसा हो। और जब ऐसा नहीं होगा तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो शफल कर जाएं। और इस शफलिंग के नतीजे में अब जो कॉम्बिनेशन बनेंगे दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम पैटर्नल कॉम्बिनेशंस। तो ये है रीशफलिंग, जिसके ज़रिए रिकॉम्बिनेशन होते हैं। दूसरा फीचर वो है क्रॉसिंग ओवर। अभी मैंने जिस तरह शुरू में भी कहा कि रीशफलिंग तब हो सकेगी जब नंबर ऑफ पेयर्स एक से ज्यादा हो। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर किसी सेल में पेयर है ही एक, तो फिर तो रीशफलिंग नहीं होगी ना। फिर तो लाजमी तौर पर पैटर्नल और मैटरनल अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ तो मैटरनल और पैटर्नल कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ऐसा नहीं होता। यानी क्या नहीं होता, अगर पेयर फकत एक है, ठीक है, तो ये ठीक है कि पैटर्नल अलग और मैटरनल अलग हो जाएंगे, लेकिन वो आइडेंटिकल होंगे, न्यू कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता। अनदर फीचर जिसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में इवन सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम भी हो तो न्यू कॉम्बिनेशन पॉसिबल होते हैं। क्रॉसिंग ओवर के अंदर यहाँ पे मुख्तसर सी हम पहले बुक से एक नज़र डाल लें कि मियोसिस वन में क्रॉसिंग ओवर होते हुए क्या होता है। मैं इसको ब्रीफली, लेप्टोटीन प्रोफेज वन इज डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। लेप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम्स दरअसल अपीयर होते हैं, विजिबल हो जाते हैं, कंडेंसेशन होती है। जाइगोटीन के अंदर क्या है, जाइगोटीन के अंदर पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है, क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं। साइनैप्स से स्टार्ट हो जाती है। साइनैप्स से स्टार्ट होने के बाद पैकेटीन की स्टेज में ये जो पेयरिंग थी, ये पेयरिंग कंप्लीट हो जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्याज़्मा बनता है, क्रॉस, जिससे क्रॉसिंग ओवर होगी। डिप्लोटीन के अंदर फिर ये अटैच होने वाले, पेयर अप होने वाले एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये सेपरेट होना शुरू करते हैं। और जो लास्ट स्टेज है डाइकाइनेसिस, इसके अंदर ये सेपरेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। तो ये जो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये कंप्लीट हो जाती है। अलबत्ता ये यूनाइट होते हैं किसी एक पॉइंट के ऊपर। यानी ये कंडीशन कि क्रोमोसोम पहले इकट्ठा होना शुरू हुए, साइनेप्सिस स्टार्ट हुई, साइनेप्सिस कंप्लीट हो गई, साइनेप्सिस कंप्लीट होने के साथ साथ क्रॉस ओवर हुआ, और क्रॉस ओवर होकर फिर क्या हुआ, ये एक दूसरे से रिपेल करेंगे, अलग होंगे, चौथी स्टेज। और फाइनल पांचवी स्टेज के अंदर डाइकाइनेसिस में ये कंप्लीटली अलग हो गए, लेकिन एक पॉइंट जहाँ पे क्याज्मा था, जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, वहां से अब भी जुड़े हुए हैं। ये वो हालत है लास्ट वाली, जिसके शक्ल में ये अटैच होते हैं स्पिंडल अपरेटस के ऊपर। ठीक है। अब क्रॉस ओवर से न्यू कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, ये जरा बात हम समझ लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर के अंदर साइनेप्सिस, साइनेप्सिस के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, ये ब्लू और ये रेड, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम, जो डुप्लीकेटेड हैं, दोनों की डबल डबल कॉपी मौजूद है। और ये जो डबल कॉपी है, दोनों ब्लू सिस्टर क्रोमेटिड, दोनों रेड एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के जरिए से कुछ खास किस्म की प्रोटीन इन ब्लू और रेड, ये ब्लू यानी मैटरनल क्रोमोसोम क्रोमेटिड और पैटर्नल क्रोमेटिड, दोनों एक दूसरे के साथ पॉइंट टू पॉइंट लेंथ वाइज पेयर अप हो जाते हैं, जिसको साइनेप्सिस कहा जाता है। ये साइनेप्सिस होने के साथ यहाँ पे क्रॉस ओवर की कंडीशन क्या होगी कि ये है पहली स्टेज, साइनेप्सिस कंप्लीट हो गया, पैकेटीन समझ लें। फिर पैकेटीन के अंदर क्रॉस ओवर भी हुआ, और फिर क्रॉस ओवर के बाद जो डिप्लोटीन है, डिप्लोटीन के अंदर ये अलग होना शुरू हुए। अब ये अलग होना शुरू हुए, क्रॉस ओवर को यहाँ पे हम देखें, एक क्रॉस ओवर यहाँ हुआ है, एक क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ है। क्याज्मा इस ये इस क्रॉस को कहते हैं। क्याज्मेटा प्लूरल को कहा जाता है।
कियास्मा के ऊपर क्रॉस, और क्रॉस के नतीजे में सेगमेंट एक्सचेंज होंगे, तो एक्सचेंज को हम क्रॉसिंग ओवर का नाम दे देते हैं। ये है इसकी मज़ीद कह लें कि डिटेल में। बाईवेलेंट के तौर पर क्रोमोसोम यहाँ पे बिहेव करते हैं इन केस ऑफ मियोसिस। यहाँ पे ये टर्म आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुई है कि ईच डुप्लीकेटेड, ये जो है बाईवेलेंट या टेट्राड कहलाता है। बाईवेलेंट, दो फाइबर अटैच होने की सलाहियत। टेट्राड इसलिए कि ये चार क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल है। ठीक। तो ये टेट्राड बाइवेलेंट के तौर पे बिहेव करने का मतलब ये है कि इसे दो फाइबर अटैच होंगे, एक तरफ एक पोल से और दूसरा दूसरे पोल से। अलबत्ता नोट करने की बात यह है कि जो दो फाइबर अटैच होंगे, एक पोल से जो फाइबर अटैच होगा वो एक होमोलोग को होगा यानी ब्लू को, और दूसरा हुआ रेड को यानी मैटरनल और पैटर्नल। अब एक ही डुप्लीकेटेड को दो फाइबर नहीं, बल्कि एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम को एक फाइबर अटैच हुआ है, और फिर एनाफेज में जब ये तकसीम होगी तो ये पूरे का पूरा डुप्लीकेटेड मैटरनल क्रोमोसोम ये एक तरफ मूव कर जाएगा, और दूसरा डुप्लीकेटेड पैटर्नल क्रोमोसोम दूसरी तरफ मूव कर जाएगा, जो कि बुनियाद है क्रोमोसोम की तादाद आधे होने की, हैप्लाइडाइजेशन की। अलबत्ता क्रॉस ओवर से क्या हुआ है? क्रॉस ओवर से हुआ ये कि इसका ब्लू उसके रेड के साथ, और रेड जो है वो ब्लू के साथ चला गया। ये अब यहाँ पे जिनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स कह रहे थे, सिस्टर क्रोमेटिड ये केस, अब ये दोनों ब्लू जो हैं ये एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, सिस्टर क्रोमेटिड हैं। दोनों रेड एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड हैं, आइडेंटिकल हैं। लेकिन ब्लू और रेड एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते। होमोलोगस क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी में एक जैसे होते हैं, लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट जीन होने के नतीजे में अगर ये एक दूसरे के साथ अपने पार्ट एक्सचेंज करेंगे, तो एक्सचेंज होने के नतीजे में अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये जो ब्लू है ये तो वही है जो मैटरनल था, इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन इसी का जो सिस्टर क्रोमेटिड है साथ वाला, इस सिस्टर क्रोमेटिड में चेंज आ गया। इसमें पैटर्नल क्रोमोसोम से जीन्स ऐड हो गए, और इसके जीन उधर दूसरी तरफ चले गए। तो नतीजतन यहाँ पे अब ये जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के नतीजे में, ये डुप्लीकेटेड तो कहलाता है यानी डबल कॉपी, लेकिन ये डबल कॉपी आइडेंटिकल नहीं रहती। डुप्लीकेटेड कॉपी आइडेंटिकल नहीं रही ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट। यही बात इस रेड क्रोमोसोम के लिए भी है। फिर जब ये अलग अलग होंगे, तो अलग अलग कैसे होंगे? फर्स्ट मियोट ये कह लें कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के अंदर अब ये एक में गया और ये दूसरे में चला गया। अब यहाँ पे दरमियान में स्किप कर दिया गया है सेकंड मियोटिक डिवीजन को, यानी ये जब तकसीम होंगे तो तकसीम होने पर अब ये एक कॉपी जो रेड की है, ये रेड इधर आ गया, और दूसरा दूसरा पार्ट ये इसके अंदर आया। ठीक है। जबकि इसकी तकसीम के नतीजे में, यानी यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे दो और सेल, यानी यूं बात कर लेते हैं, ज़रा बात को समझ लें, ताकि जब ये तकसीम होगा तो एक सेल के अंदर ये क्रोमोसोम जाएगा, एक सेल। ठीक है, वन डॉटर सेल ये, और राइट साइड पे जो डॉटर सेल होगा उसमें ये गया। सपोज ये सेल फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के नतीजे में दो सेल जो बनेंगे, अब उन दो सेल में अब ये आगे तकसीम होना है, यानी ये है। अब तकसीम होंगे तो तकसीम होने में, सॉरी, अच्छा ये सेल ठीक है ऐसा ही शो किया, तो यही सेल इसके अंदर ये तकसीम होते दिखा दिए। ठीक है, तकसीम होते दिखा दिया गया है इनको यहीं पर। अभी इस सेल के अंदर है और यहाँ पे तकसीम होकर ये अलग अलग सेल में चले गए। ठीक है। तो होना क्या है कि अब ये जो चार सेल बनेंगे फाइनली, इन चार सेल्स को अगर हम देखें जो कि गैमीट्स हैं,
एक तो इनमें क्रोमोसोम की तादाद आधी हो चुकी, दो की बजाय एक एक। ठीक है, यानी इस पेयर के रेफरेंस से। अब ये जो एक एक क्रोमोसोम है, क्या ये चारों एक जैसे हैं? नो। नो सर। ये है मैटरनल, ये है पैटर्नल। इसके अंदर मैटरनल में पैटर्नल पार्ट्स आए हुए हैं, इस पैटर्नल में मैटरनल पार्ट्स आए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे से चारों के चारों डिफरेंट हैं जेनेटिकली। अब यही बात दरअसल हम यूं भी यस। सकते हैं। ये डायग्राम ये बुक की है, ये खैर सिंपल है। चलें यहीं से हम बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 22, चैप्टर नंबर 22 जो जेनेटिक्स का है, इनहेरिटेंस का है, उसके अंदर मियोसिस का टॉपिक दोबारा रिपीट हुआ है, बाकायदा प्रिंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिंपली देखें जीन्स को, तो यहाँ ये जो हम देख रहे थे इसके अंदर तो हमने देखा कि दो पॉइंट्स पर यहाँ भी क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ भी क्रॉस ओवर हुआ। तो क्रॉस ओवर किसी भी होमोलोगस पेयर में कितने होंगे, ये डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर। जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसमें ज़्यादा क्रॉस ओवर होंगे। कम अज कम एक क्रॉसओवर हर पेयर में लाजमी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्रॉस की बात कर रहे हैं, ये है होमोलोगस पेयर। इनमें साइनेप्सिस हुई, यानी ये ऐसे हुए, और फिर साइनेप्सिस के दौरान ये क्रॉसओवर हुआ। क्रॉसओवर के नतीजे में क्या हुआ कि इसका सेगमेंट इसके साथ और इसका सेगमेंट इसके साथ हुआ, और फिर ये क्या होगा, ये चारों अलग अलग हो गए। ठीक है, ये चारों अलग अलग हुए। चैप्टर 22 की ये टेबल, ये टेबल यहां से यूं समझे। ठीक है, ये है एक पैटर्नल क्रोमोसोम जिसके ऊपर था ए और बी। इसका जो सिस्टर है, जो इसके साथ जुड़ा है, उस सिस्टर पे भी सिस्टर आर आइडेंटिकल। ठीक है, ये दूसरा है क्रोमोसोम, यानी होमोलोगस जो मैटरनल था। मैटरनल पे जीन क्या है, स्मॉल ए स्मॉल बी। दोनों मैटरनल जो कह लें कि ब्लू हैं, यहाँ पे कलर डिफरेंट है, समझ लें कि ब्लू हैं, उनके ऊपर क्या है कंडीशन, ये सिस्टर क्रोमेटेड हैं, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। ठीक है, ये दो सिस्टर आइडेंटिकल, ये दो सिस्टर आइडेंटिकल। पेरेंटल कॉम्बिनेशन अगर इनमें क्रॉसओवर ना हो तो होता ये है कि सारे के सारे पेरेंटल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, अगर क्रॉसओवर नहीं होता। लेकिन जब क्रॉसओवर होता है तो क्या होता है कि नॉन सिस्टर, यानी इस रेड का एक सिस्टर क्रोमेटिड ये वाला, और इस दूसरे मैटरनल का ये एक सिस्टर ये वाला, ये पेयर अप हुए, इनमें क्रॉसओवर हुआ। क्रॉसओवर के नतीजे में ये स्मॉल बी इधर चला गया और कैपिटल बी इधर आ गया, ये कंडीशन। अब जब ये अलग हुए तो कंडीशन क्या बनेगी, ये है कैपिटल ए कैपिटल बी, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। लेकिन इस पेरेंटल में चेंज आ गया कि कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया। ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट हो गया। ये मैटरनल से आने वाले स्मॉल ए और स्मॉल बी थे। ठीक है, ये तो वही मैटरनल रहा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। लेकिन इसी के अंदर चेंज क्या आया कि स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आ गया। ठीक है, तो नतीजतन ये जो हम चार यहाँ पे देख रहे हैं, समझ लें कि ये वही कंडीशन है कि ये है टोटल मैटरनल, ये है टोटल पैटर्नल, ये है स्मॉल ए स्मॉल बी, ये है कैपिटल ए कैपिटल बी। लेकिन ये जो दरमियान वाले हैं, इनमें क्या कंडीशन है, इनके अंदर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी और स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी के दो नए कॉम्बिनेशन क्रॉसओवर के नतीजे में पैदा हुए। तो क्रोमोसोम के पेयर जितने भी होते हैं उन सब में क्रॉसओवर होता है, क्रॉसओवर के नतीजे में जेनेटिक कॉम्बिनेशन न्यू बनते हैं। तो इस तरह क्रॉसिंग ओवर भी न्यू कॉम्बिनेशन जनरेट करती है, रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम भी न्यू कॉम्बिनेशन जनरेट करता है, और नतीजतन मियोसिस में न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं। हमारे पास लास्ट में तकरीबन एक 1.5 मिनट है, मुख्तसर सा।
इसको कंपेयर कर लें माइटोसिस और मियोसिस की इंटरफेस खास तौर पे। माइटोसिस के अंदर एक डिवीजन होती है और उस डिवीजन से पहले जो इंटरफेज है उसमें G1 S G2 के बाद सेल डिवीजन में चला जाता है और डिवीजन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज कहलाती है। मियोसिस दो डिवीजन्स पर मुश्तमिल है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेकंड मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के अंदर जो इंटरफेज होता है उसमें G1 होगा, एस भी होगा, अलबत्ता G2 इज मिसिंग। ठीक है, G2 इज मिसिंग, G2 नहीं होता। G2 में तैयारी होती है डिवीजन की। दरअसल जो डिवीजन है उस डिवीजन में प्रोफेज बहुत लॉन्ग है, अभी हमने 5 फेजेस उसमें पढ़े, पैकेटीन वगैरह। तो इसमें इतना टाइम होता है कि वो तैयारी जो यहाँ G2 में होनी थी वो इसके अंदर होगी। तो P प्रोफेज 1 को इक्वल इनटू G2 लिया जाता है। तो नतीजतन यहाँ सेल डायरेक्ट डिवीजन में जाता है और डिवाइड होने के बाद सेकंड मियोटिक डिवीजन के लिए तैयार होता है। सेकंड मियोटिक डिवीजन से पहले जो इंटरफेस होगा उसमें अब यहाँ पे अभी जो हमने देखा कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के नतीजे में जो सेल्स बनते हैं उनमें ऑलरेडी डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम मौजूद होता है। यानी ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम ऑलरेडी मौजूद होगा सेकंड मियोटिक डिवीजन में जाने वाले सेल के अंदर। तो इसलिए उसको डुप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती, ना ही G1 की, ना ही S की। और उसमें सिर्फ G2 होगा, तैयारी करके वो डिवीजन में चला जाएगा। और जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है इट इज लाइक